दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। ये बीते 7-8 दिन के दौरान जो कुछ अपने देश के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी जो कुछ कहानियाँ या बड़ी जो तस्वीरें, बड़े जो मामलात उभर कर सामने आए, हम उन पर आज बात करेंगे। और एक जो प्रश्न इस महामारी के दरमियान दिखाई दे रहा है वो है लव जिहाद का। और ऐसा लगता है कि लव जिहाद जैसे एक इतना बड़ा मसला है, जबकि ज़मीन पर वो कहीं नहीं दिखता, उसका कोई मतलब नहीं है सिवाय एक संगठन विशेष के लिए, एक विचारधारा विशेष के लिए। लेकिन उसको मीडिया इतनी तरजीह देता है कि उसके आगे जो इस इतने विशाल देश के जो न जाने कितने करोड़ों लोगों के कितने मामलात हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं जाती, कोई उनको महत्व नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अभी हाल में एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी। दिलचस्प घटना ये थी कि ये 19 नवंबर को अचानक पीटीआई जैसी एक बहुत भरोसेमंद एजेंसी, जिसके बारे में माना जाता है कि कोई भी पीटीआई की जो खबर है वो सरकारी संपुष्टि के बगैर, यानी सरकार द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा कंफर्म किए बगैर नहीं प्रसारित होती है। हम लोग जब रिपोर्टिंग में आए थे, जर्नलिज्म में शुरू के दौर में, तो ये देखा जाता था कि भाई पीटीआई ने जो कहा है वो जरूर सरकारी वर्जन के साथ होगा। तो अगर रिपोर्टर ने सरकारी वर्जन नहीं दिया है तो लोग आमतौर पे पीटीआई की स्टोरीज को देखते जरूर थे, कई बार इस्तेमाल भी करते थे। तो हमारा ये कहना है कि पीटीआई अगर ये खबर देती है कि पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सेना ने स्ट्राइक किया है, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक, और उन्होंने वहां जो आतंकी थे उनके लॉन्चिंग पैड खत्म कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए हैं। और ये खबर पीटीआई की, देश के सारे न्यूज चैनल जो इस तरह की खबरों के लिए तरसते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ही वो इस खबर को पाएंगे इस तरह की, वो कई दिन तक उसको लगातार चलाते रहेंगे, उसमें बल्कि जितना है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। ऐसा ही हुआ। खबर शाम को ब्रेक होती है और फिर सारे चैनल, खासकर हिंदी के, अंग्रेजी के कई चैनल इसको लगातार दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी ओर से बाकायदे विशेषज्ञों को बुलाकर उस पर एक्सपर्ट कमेंट लेना शुरू कर देते हैं। और ये कहानी कुछ ही मिनट के बाद इंडियन आर्मी के जब प्रकाश में आई, उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि वो तो विश्लेषण था। अरे भाई, विश्लेषण ब्रेकिंग न्यूज होता है क्या? किसे समझाया जा रहा है? तो ये जो कुछ मसले हैं इन पर बात करेंगे। तो आज की चर्चा में शामिल हैं हमारे साथ आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार, कई चैनलों के संपादक रह चुके हैं और अब सत्य हिंदी का संपादन करते हैं और चैनलों पर कमेंट्री करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आशुतोष, आप तो चैनलों को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अपना देश महामारी के इस दौर में, जब पूरी दुनिया के कई देश बेहतर परफॉर्म करते हुए उन्होंने कोरोना को 5 महीने 6 महीने के दरमियान काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि कोरोना अनकंट्रोल है। और इस दौर में मौतें बेतहाशा हो रही हैं, केसेस बढ़ रही हैं। शुरू में कहा गया था कि इतने महीने के बाद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। अभी स्टोरी मैं देख रहा था एनडीटीवी की, वो चल रही है कि बहुत सारा जो आंकड़ों का मामला है उसमें गड़बड़ी है। रिपोर्ट जो की गई है केसेस, उससे ज़्यादा केसेस हैं। वो बता रहे हैं कि 3.4 मिलियन के आसपास अनरिपोर्टेड केसेस हैं। तो हमारा आपसे सवाल यह है कि ऐसे दौर में चैनलों पर लव जिहाद कहाँ से आता है? लव जिहाद तो कहीं दिखाई नहीं देता। अगर शादी ब्याह के कोई झगड़ा है पति पत्नी में कहीं, उसके लिए बहुत सारी धाराएं अपने देश में है, सीआरपीसी में है और आईपीसी में है। तो ये जो शब्द जो चुना गया है, जो एक परिवार का शब्द है, संघ परिवार जिसको कहते हैं, उसी के संगठनों ने लाया है। आखिर ये चैनलों का इतना प्रिय और इतना महत्वपूर्ण विषय कैसे हो गया है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? अगर ये सब प्रायोजित है तो इसके पीछे मकसद क्या है? क्या बंगाल चुनाव है? क्या है? उर्मिला जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। लव जिहाद दरअसल जमीन पे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में इसी साल 2020 में देश की जो का गृह मंत्रालय है, जिसके मंत्री
देश के सबसे ताकतवर नेता मोदी के बाद नंबर 2, उनका मंत्रालय संसद के अंदर इस बात की जानकारी देता है कि दरअसल लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है और किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने लव जिहाद का कोई केस अभी तक नहीं पाया है। अब सवाल यह उठता है कि जब देश का गृह मंत्रालय इस बात को मानता है कि लव जिहाद के केस इस देश के अंदर नहीं मिले हैं अभी तक, वैसी स्थिति में लव जिहाद को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? इसके 2 बड़े कारण नजर आते हैं। पहला कारण तो यह नजर आता है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है उसके मूल में है। लव जिहाद का मतलब क्या हुआ? लव जिहाद का अर्थ है मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनका धर्मांतरण करके अपने धर्म में उसको मिला लेते हैं। तो एक तरीके का एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी या संघ को लगता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में 2005 के बाद से लव जिहाद के जितने भी केसेस किए गए हैं, लगभग सब में ये एक झूठ और अफवाह से ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि फिर टीवी चैनल्स पर ये इतनी ज्यादा कवरेज इसको क्यों मिलती है? तो एक तो बहुत स्पष्ट कारण है। सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर जो टेलीविजन मीडिया है वो कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से एक तरीके से अलाइंड हो गया है और वो इस बात को लेकर कन्विंस्ड भी है कि मोदी और आरएसएस जो है वही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है जिसकी वजह से ऐसी खबरों को तूल दिया जाता है। दूसरा, इस आरोप में काफी दम है कि ऐसे समय में जबकि महामारी जैसे मुद्दे हैं, कोरोना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, भारत की सीमा पर जो है वो चीन के का अतिक्रमण एक सच्चाई के तौर पर सामने नजर आता है। भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% नेगेटिव ग्रोथ में है। साथ ही साथ अभी भी उससे उभरने के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगले साल भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नजर आएगी। तो वैसे में यह जरूरी है कि कोरोना पर बहस ना हो, यह जरूरी है कि चीन के अतिक्रमण पर बहस ना हो, यह जरूरी है कि बेरोजगारी पर कोई बहस ना हो, यह जरूरी है कि अर्थव्यवस्था जो गिरती जा रही है उस पर कोई बहस ना हो। तो लव जिहाद जैसे मुद्दे ये मीडिया की सुर्खियों में रहेंगे तो लोगों का ध्यान इन सब चीजों से हटता रहेगा। आपको याद होगा कि जब कोरोना की बात शुरू हुई थी उस वक्त भी किस तरीके से तबलीगी जमात के मसले को बहुत तूल उसको दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस देश के अंदर अगर कोरोना महामारी फैली है तो उसके लिए तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। दरअसल तबलीगी जमात तो बहाना था, उसके पीछे एक समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, उसको एक तरीके से निशाना बनाना था, उसकी खास तरीके की छवि को पेश करना था, उसको डिमोनाइज करना था और भारत की सारी समस्याओं के लिए उसको जिम्मेदार ठहराना था। ऐसा तब होता है जब कोई समाज अपने अंदर झांकना नहीं चाहता है। तो ये जो 2 कारण मैंने बताए बहुत स्पष्ट है और इसका रिफ्लेक्शन टीवी चैनल्स पर बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ता है और ये ही एक बड़ा कारण है कि असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होती और जो ये लव जिहाद जैसे फालतू के मुद्दे जिनका कोई मतलब नहीं है, जो भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, अभी योगी ने जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं ये भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है। तो इस पर जो कुछ हो रहा है वो दरअसल एक गंभीर समस्या है और टेलीविजन इससे परे नहीं है। और आशुतोष, हम आपसे एक दूसरा सवाल करते हैं जो इस सप्ताह की एक बड़ी बात है कि पिछले 23 नवंबर को हमने देखा कि अचानक पीटीआई जैसी एक बहुत ही भरोसेमंद कही जाने वाली एजेंसी वो विवादों में आ गई। उसने ब्रेकिंग न्यूज चलाया पीओके को लेकर कि वहां पर इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया है और वो जो है पिन पॉइंटेड अटैक है, स्ट्राइक है, जिसके तहत पीओके में काफ़ी पाकिस्तानी जो आतंकी हैं, खासकर चाहे वो जहाँ से गए हों, उनको नेस्तनाबूद किया गया है, उनके लॉन्चिंग पैड नेस्तनाबूद किए गए हैं। और ये खबर जैसे ही चली उसको कंफर्म किए बगैर सारे महत्वपूर्ण चैनल देश के हैं उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। और जब चलाना शुरू कर दिया तो फिर अखबार की वेबसाइट्स क्यों रुकती, उन्होंने भी चलाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया की तरफ से ये कहानी चल पड़ी कि कैसे पीओके में एक ऑपरेशन फिर से हुआ है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उसी दिन शाम को कुछ ही मिनट के बाद इसका सिरे से खंडन किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेक न्यूज है। तो ये जो फेक न्यूज, पिछले दिनों पीटीआई एक और कंट्रोवर्सी में फंसी थी, वो अलग ढंग की थी,
लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो चैनलों ने बगैर कंफर्म किए ये सब किया, कैसे देखते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या यही सब कहानियां मिलती हैं? कई चैनलों में देखा कि वो एक्सपर्ट कमेंट करने के लिए उन्होंने विशेषज्ञ बुला लिए थे स्टूडियो में। दूसरा जो आपने एक सवाल पूछा है, ये बहुत बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल ये कि पिछले दिनों जैसा कि जानकारी मिली थी और टीवी चैनल्स पे जबरदस्त तरीके से खबर चली कि भारत ने पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। और यह कहा गया कि दरअसल यह खबर तो पीटीआई के हवाले से आई थी। जब पीटीआई की उस खबर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पीटीआई ने भी एक वेग सी बात थी, उसमें यह कहीं नहीं था कि भारत ने पीओके के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन उसके बाद भी यह खबर चली, ब्रेकिंग न्यूज की तरीके से चली, एक्सप्लोसिव न्यूज की तरीके से चली और ऐसा लगा कि जैसे भारत ने वाकई पीओके के ऊपर हमला कर दिया हो। ये कई चीजें बड़ी गंभीरता की तरफ इशारा करती हैं। पहली बात तो यह है कि क्या टीवी चैनल्स के अंतर्गत ऐसे संपादक और ऐसे टीवी एंकर हो गए हैं जो किसी भी खबर को आंख मूंद करके चलाते हैं? क्या टीवी चैनल्स के अंदर जो फिल्टर्स हुआ करते थे, जो चीफ सब से लेकर जो एसोसिएट एडिटर के लेवल पे, न्यूज एडिटर के लेवल पे, एग्जीक्यूटिव एडिटर के लेवल पे, क्या ऐसे पदों पर अब ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको खबर की समझ नहीं है, जो किसी खबर को आने पर आंख बूंद करके उसको चला देते हैं, उसको कंफर्म रिकंफर्म करने की कोशिश नहीं करते हैं? और खासतौर पर यह तो इतनी बड़ी खबर थी कि इस खबर की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो क्या इतनी बड़ी खबर को आप वेरीफाई नहीं करोगे? सिर्फ पीटीआई की एक वेग खबर के आधार पर आप इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियों में चलाओगे? तो ये एक तरफ ये दर्शाता है कि दरअसल भारत के जो टीवी चैनल्स में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े चेहरे, जो सेलिब्रिटी एंकर्स हैं, दरअसल वो पत्रकारिता से पूरी तरीके से जुदा हो चुके हैं। जो पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं कि किसी भी खबर पर आप आंख बूंद का यकीन मत करिए, खुद उसको आप वेरीफाई करिए, खुद उसको कंफर्म रिकंफर्म करिए। हम लोग तो सिखाया गया कि जब आप कोई खबर आप करते हैं तो कम से कम 2 सोर्सेज से खबर कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद ही आप खबर को चलाएंगे। और यहां तक यह भी कहा जाता था कि अगर आप एजेंसीज के हवाले से कोई खबर आई है तो अगर आप चलाना भी चाहते हैं तो उसको एक बुनियादी तौर पर अगर कंफर्म कर लें तो बेहतर है। और अगर आप कंफर्म नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पीटीआई के हवाले से चलाएं या यूएनआई के हवाले से चलाएं, मतलब एजेंसीज का नाम दें, ताकि दर्शकों को यह पता हो, पाठकों को यह पता हो कि यह खबर कौन, उसका सोर्स क्या है। लेकिन आज वो सारी स्थितियां एकदम निपट चुकी हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे टीआरपी की जो अंधी दौड़ है उसमें कौन सबसे ज्यादा कब से पहले एक्सप्लोसिव खबर चला के, उत्तेजक खबर को चला के लोगों की जो आकर्षण है अपनी तरफ करके अपनी टीआरपी को बढ़ा सकता है। लेकिन उससे बड़ी समस्या मैं बताऊं, उससे बड़ी समस्या यह है कि इन टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उनमें से अगर इक्का दुक्का कोई अगर आप छोड़ दें तो ऐसे लोगों के पास है जिनका जर्नलिज्म से कोई सरोकार नहीं है, या जो जर्नलिज्म की जो बुनियादी उसूल है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो या तो मानते नहीं है या फिर उनका उससे कोई लेना देना नहीं रहा है, और ये न जाने क्यों और कैसे इतने बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक तीसरा सवाल ये भी है कि दरअसल हम ये भी भूल जाते हैं कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर एक राष्ट्रवादी जर्नलिज्म भी पैदा हुआ है, एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता भी पैदा हो गई है, राष्ट्रवादी पत्रकार पैदा हो गए, राष्ट्रवादी एंकर पैदा हो गए, राष्ट्रवादी संपादक पैदा हो गए हैं। जो पाकिस्तान अगर कहीं नजर आता है तो फिर वो सारी चीजों को भूलकर उसके ऊपर पिल पड़ते हैं। पीओके अगर नजर आ जाता है तो सारी खबरों को सच्ची है, खबर है, झूठी खबर है, उसको छोड़ छाड़ के वो उस खबर को सच मान के उसे चलाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। कश्मीर का अगर कोई मसला है, अल्पसंख्यकों का अगर कोई मसला है, आतंकवाद का कोई मसला है, तो फिर वो कोई वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके की कोई फेक न्यूज चली, इसके पहले भी कई बार बहुत सारी फेक न्यूज चली है, और वो इन्हीं वजह से चलती है क्योंकि ये राष्ट्रवाद इनके अंदर जो बलबलाता रहता है, इस राष्ट्रवाद के बलबले की वजह से और कुछ अपनी अज्ञानता की वजह से और पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के भूलने की वजह से ये गलतियां बार बार होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन जो टीवी चैनल्स हैं इनके ऊपर फिल्टर्स लगाए जाए, इनके ऊपर अंकुश लगाई जाए, और जो तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इनके ऊपर नजर रखें, क्योंकि मामूली मसला नहीं है कि अगर आप इस तरीके की खबर चला देंगे कि पीओके के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है तो ये इस खबर की वजह से 2 देशों के बीच में जंग भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही खतरनाक बात है और इसको गंभीरता के साथ देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आशुतोष की आपने बातें सुनी दोनों विषयों पर, और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप आज के इस दौर में जब हमारी इकॉनमी
बहुत बुरे हाल में है। अगर देखा जाए इस दौर में तो हम बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, नेपाल, इन सभी मुल्कों से भी हमारी इकॉनमी की हालत ज़्यादा खराब है। हमारी जो ग्रोथ है वो माइनस में है। और दोस्तों इसके अलावा दुनिया के जिन देशों ने, चाहे वो वियतनाम हो, चाइना हो, तंजानिया हो, जर्मनी हो, जिन देशों का भी आप नाम लीजिए जिन्होंने कोरोना पर कंट्रोल किया है, हम कोई ऐसा लगता है कि महामारी को रोकने में हमारे पास जो फार्मूला है वो पता नहीं किस तरह का फार्मूला है। हम कहाँ हवा में तीर चला रहे हैं। अभी वैक्सीन पर बात करने लगे हैं कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को, जो बीमार हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, उनकी जो हालत है उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और फिर लफ्ज़ जिहाद पर चिल्ला रहे हैं, कभी गुपकार गैंग पर चिल्ला रहे हैं। ये क्या समझ में नहीं आता। आप ही तय कीजिए कि कैसा मीडिया चाहिए और मीडिया जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।